नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, काफ़ी दिनों तक ये इंतज़ार किया कि एक संबोधन वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक संबोधन दिया था एक समारोह में। काफ़ी दिनों तक हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया कि शायद वो संबोधन से संबंधित कोई सूचना या कोई बहस किसी मीडिया पे, किसी राष्ट्रीय मीडिया में कहीं पे भी दिखे, लेकिन वो नहीं दिखी। पूरा विश्वास है हमें यहाँ पे कि उस संबोधन से संबंधित आपको भी शायद ही आप में से 5-10% लोगों को उसकी जानकारी हो। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे तरीके से ये जो अपना राष्ट्रीय सो कॉल्ड राष्ट्रीय सेकुलर लिबरल मीडिया है, इसने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे संबोधन को ब्लैकआउट किया कि शायद ही किसी को पता चला कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहाँ पे क्या कहा। बात है 15 जून की, जब महाराणा प्रताप जयंती समारोह में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़ ने वहाँ पे एक संबोधन किया और जिसका टॉपिक था, विषय था कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा। इस विषय पे उन्होंने वहाँ पे कुछ बोला। तो वो यहाँ पे मैं वीडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन हाँ, वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास समय मिले तो उस संबोधन को ज़रूर सुने। कारण ये है कि विडंबना, देखिए इस हमारे यहाँ के लोकतंत्र की क्या विडंबना है। विडंबना ये है कि यहाँ पे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर या कुछ अभिनेता अगर सरकार के विरोध में एक पत्र लिख देते हैं, 50-60 लोग अगर या 100 लोग भी पत्र लिख देते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। 1-2 दिन उस पर चर्चा होती है, पूरा पैनल न्यूज़ चैनल पे आके और पूरा पैनल डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिटिंग गवर्नर राज्यपाल, किसी प्रदेश के राज्यपाल ने पूरा एक संबोधन किया और साफ साफ बताया कि बंगाल में हिंसा की क्या बुरी स्थिति है। उन्होंने जो बताया उसका मैं यहाँ पे संक्षेप से 1-2 बातें ज़रूर आपसे बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी वो वीडियो ना देखें, तो आप जान लें कि वहाँ के जो राज्यपाल उन्होंने जो बताया, और चूंकि उन्होंने एक पब्लिक मंच से बताया है, ठीक है, तो वो सबके लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ पत्रकारों को बताया जिसपे कोई प्रश्न उठा दे कि उन्होंने तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ बताया है कि बंगाल की हिंसा की क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने संबोधन में कहा क्या? धनखड़ जी ने सबसे पहले संबोधन में कहा कि जब ये हिंसा शुरू हुई, जो 2 मई के दिन से रिजल्ट आने शुरू होते हैं और हिंसा शुरू हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके वोटर, या जहाँ पे पता होता है कि इस समूह ने या इस गाँव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनके खिलाफ 2 मई को हिंसा शुरू हो जाती है, वो वहीं से कोई प्रयास करना आरंभ करते हैं, ममता बनर्जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि उसको रोका जाए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि अभी तक वहाँ पे 15 जून की बात है, अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से, उनके किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी की तरफ से या उनके किसी मिनिस्टर की तरफ से कोई भी व्यक्ति उन हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में नहीं गया है। उनका दावा है कि 293 विधानसभा सीटों में से लगभग 250 सीटें हैं जहाँ पे हिंसा हुई है। उन्होंने ये बताया कि जब वो हिंसा के 8-10 दिन बीत गए, उसके बाद जब उन्होंने निकलने का और निर्णय लिया कि वो हिंसाग्रस्त जगहों पे जाएंगे, क्योंकि सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार के लोग हैं, वहाँ जाने के लोग बिल्कुल कोई नहीं जाता। कारण क्या है? कारण ये है कि हिंसा ही ममता बनर्जी की जो लोग हैं, उनकी पार्टी के गुंडे हैं, वही फैला रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने वोट दे दिया। ये इस लोकतंत्र की विडंबना है कि सबसे बड़ा ये जो मीडिया है चिल्लाता है लोकतंत्र खतरे में है, सारा विपक्ष चिल्लाता है कि आजकल 2014 से लोकतंत्र खतरे में है। लोग पता नहीं कैसे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं इमरजेंसी में। हालत बंगाल की ये है जो कश्मीर में 1990 की हालत है, और धनखड़ जी ने ये बात अपने संबोधन में कही है कि जो कश्मीर में 1990 की हालत थी, वही हालत इस वक्त बंगाल की हो रखी है। वैसी ही हिंसा और वैसा ही कत्लेआम, सेलेक्टिव कत्लेआम, वहाँ पे मर्डर और वहाँ पे लिंचिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने निकलना चाहा, उन्होंने जब ये सूचना दी सरकार को कि वो अब हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो सरकार की तरफ से उनको एक पत्र थमा दिया गया जिसमें कहा गया कि बिना कैबिनेट की मंजूरी से राज्यपाल राजभवन के बाहर नहीं निकल सकता। तो खैर उसके लिए फिर धनखड़ जी ने उन्हें, ममता बनर्जी की सरकार को समझाया, उन्हें बताया कि संविधान, जो भारत का संविधान है, वो उन्हें उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाने सुविधा या फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो कूच बिहार में पहुंचे, जो सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जहां पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, और वहां पहुंच के उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि जब लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या कोई पुलिस वाला वहां उनके लिए आया, तो जवाब था कोई भी नहीं आया, कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया। और ये भी उन्होंने कहा कि आप आए हैं और अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो इसके
बाद आप चले जाएंगे और हमारे ऊपर फिर से यहाँ पे खतरा बहुत बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से पूछा कि क्या कोई पत्रकार भी आया, तो वहाँ पे पता चला कि कोई पत्रकार तक उस हिंसाग्रस्त क्षेत्र में झांकने नहीं गया। ये जो हमारे नेशनल मीडिया पे बैठे रविश कुमार टाइप के लोग हैं या मरघट दत्ता टाइप के लोग हैं, जो एक छोटी सी न्यूज़ अगर यूपी के लिए मिल जाए, एक फेक न्यूज़ जहाँ पे दाढ़ी काट दी जाती है, उस फेक न्यूज़ पे भी उन्होंने रोना शुरू कर देते हैं। पूरे देश में और विदेश तक में भारत को बदनाम करना शुरू कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि लोकतंत्र और एक समुदाय खतरे में है। इन लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है या इनके अंदर अब शायद जर्नलिज्म की जो एथिक्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कि वो वहाँ जाते और पता करते क्या सच में हिंसा हो भी रही है कि नहीं हो रही, कि जाके मिलते और पूछते आके उन लोगों से जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, जहाँ पे हत्याएं बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ और ख़ास तौर से हिंदू दलितों के खिलाफ। आपको याद होगा कि एक भी दलित अगर यूपी में कुछ हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, जघन्य अपराध है, लेकिन हो जाता है, तो पूरा मीडिया ऐसा दिखाता है कि क्या हो गया। वहाँ पे हिंदू दलितों के कई सैकड़ों हज़ारों परिवार कि यहाँ पर वो घर छोड़ के दूसरे राज्यों में शरण लेने पे मजबूर हैं। स्थिति यह है कि वो खुद अपने देश में, जैसे वही हमने आपसे कहा कि धनखड़ जी ने यही बात बोली कि कश्मीर में जो स्थिति हो गई थी कि अपने देश में वो रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं, और तब भी मीडिया बिल्कुल वैसा ही शांत था जैसे आज शांत है। और अगर ये ऐसे ही शांत रहा और कोई भी नहीं कुछ कर पाया या केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, तो बंगाल की स्थिति भी कुछ वैसी ही हो जाएगी। वहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा हो जाएगा जहाँ पर हिंदू समुदाय का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। उसके बाद उन्होंने एक और घटना बताई जो कि जो हमने अभी बोला है उसकी पुष्टि करती है, जब उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम में वो पहुंचते हैं और नंदीग्राम में वो कैसे गए वो सब उन्होंने बताया कि वो बाइक से जाना पड़ा था क्योंकि कार पहुंच नहीं सकती थी, गलियों के अंदर पहुंचे तो एक महिलाओं के लड़कियों के समूह ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। और प्रश्न ये था दोस्तों, उनका प्रश्न ये था कि क्या यदि हम धर्म परिवर्तन कर लें तो क्या जान बच जाएगी। ये भारत के एक राज्य की, जहाँ पे, और उस राज्य की जो ममता बनर्जी हैं, जिनको ये जो थर्ड क्लास मीडिया है वो उसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है, उस राज्य के ऐसी सरकार के अंदर रहने वालों के ये स्टेटमेंट है कि अगर धर्म परिवर्तन कर लें, मतलब अगर यदि वो हिंदू से मुसलमान बन जाएं तो शायद उनकी जान बच जाए। ये प्रश्न उन्होंने राज्यपाल से पूछा। तो ये स्थिति है बंगाल की हिंसा की। और विडंबना ये है कि हमारा पूरा भारत, अच्छा इसमें आप ये भी देखें कि कितनी सफलता प्राप्त की है इस मीडिया ने, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है। और हमारा जो बहुत तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस बहस में क्या कहता है कि राजनीतिक हिंसा है, थोड़ी बहुत राजनीतिक हिंसा तो होती है। तो फिर से हम यहाँ पे ये बोलेंगे क्या कहीं और हुई है? पहले लालू प्रसाद यादव के समय में होती थी बिहार में, लेकिन किसी और राज्य में ऐसा हुआ है ना। और कई लोगों का यहाँ पे एक कुतर्क ये भी रहता है कि कोविड, जैसे अब तो कोविड काफ़ी कंट्रोल हो गया है और कोविड से मरने वालों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, जो कोविड से मरे उनके लिए तो सारी सरकारें जुटी हुई, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, लेकिन यहाँ तो राज्य सरकार ही ऐसी निर्मम हत्याएँ करवा रही है। ऐसी अप्रत्याशित घृणित हिंसा कश्मीर के बाद अब वहाँ देखने को मिल रही है। और पूरा मीडिया इतना सफल रहा कि मतलब पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, पूरे किसी अखबार में आप कहीं एडिटोरियल में किसी पैनल की चर्चा में कहीं आप इस पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। ऐसा लगेगा कि बंगाल बिल्कुल शांत है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और ममता बनर्जी दहाड़ के मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोले जा रही हैं। लेकिन खैर थोड़ा देर से ही सही, अब वहाँ का कोलकाता हाईकोर्ट जगा है, थोड़ा सा उसकी नींद टूटी है। 5 सदस्यीय जो वहाँ की संवैधानिक बेंच थी हाईकोर्ट की, उसके 5 सदस्यीय उस बेंच ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 7 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की है। और जिसके जो समिति के मुखिया हैं वो हैं पूर्व आईबी अफसर या पूर्व आईबी चीफ राजीव जैन। तो उनके अंडर ये एक समिति बनी है जिनसे कहा गया है कि वो हर एक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करे और पता करे कि वहाँ की स्थिति क्या है और सरकार ने क्या किया है उसे रोकने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि ममता बनर्जी ने उसको भी रोकने का कितना
क्या कुतर्क दिया, उन्होंने कहा नहीं, अभी उन्होंने एक रिव्यू वहाँ पे एक पिटीशन डाली थी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में ही, और उनसे वहाँ पे आग्रह किया था हाई कोर्ट से कि इस आदेश को थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन आप या फिर वापस ले लें, अगर नहीं वापस ले सकते तो थोड़े दिन के लिए रुक जाएं। कोई उनसे पूछे कि थोड़े दिन के लिए रुकने का क्या कारण वो देना चाह रही थी। क्या वो चाह रही थी कि जो उनके गुंडे हैं वो जितनी उन्हें हत्याएँ करनी है, जितने लोगों को भगाना है, जितने क्षेत्रों पर उन्हें कब्जा, घरों पर कब्जा करना वो कर लें तब वो पहुँचे, या वो सबूत मिटाना चाह रही थी, या वो चाह रही थी जो उनके गुंडे थे वो सारे वापस आ जाएं सबूत मिटा के। तो ये भी एक वहाँ पे प्रयास किया गया, लेकिन खैर वो विफल हो गया है। एक NHRC की समिति गठित हो गई है और अब देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है। इसी बीच एक चर्चा जरूर ये राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि शायद केंद्र सरकार कोई वहाँ पे कदम उठाए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, जिसकी अगर हम व्यक्तिगत अपना राय दें तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा यहाँ पे कदम उठाने जा रही है केंद्र सरकार अभी पश्चिम बंगाल में। कारण है वहाँ पे जो उन्हें मत प्रतिशत मिला है या जो वोट मिला है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा फिर से वही बात आ जाएगी कि लोग मरते रहें तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लेकिन उस हिंसा को रोकने के लिए यदि सरकार को गिरा दिया जाए तो वो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो खैर चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।